चलिए सो महामैराथन की करें शुरुआत। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, हमारा महामैराथन मतलब कि हम लोग आने वाले कुछ टाइम के अंदर पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक बार रिकॉल करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपका बिफोर एग्ज़ाम पेपर के पहले ये आपका एक बड़ा रिवीजन रहेगा। ठीक है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, महामैराथन। थोड़ी लंबी चलेंगी क्लासेस, हो सकता है बीच में कुछ बच्चे साथ छोड़ जाए, किसी का इंटरनेट ना चले, ठीक है, कोई हार मान जाए। ठीक है, तो हम लोग आज एक लंबी क्लास करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास अच्छी लंबी चलने वाली है। ठीक है, सो इस मैराथन को हम नाम देंगे महामैराथन। थोड़ी लेट नाइट भी चलेगा। आप लोगों ने इंटरनेट और अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रखना है और बस अब पेपर के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस के बैठ जाना है क्लास के सामने। बोर मारेगा फिर भी पढ़ना है, हटना नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, क्योंकि आपको बस अगले एक दिन बाद क्या करना है, इस सब्जेक्ट का पेपर देना है और बस ये आखिरी बार देना है पेपर। ये मेंटलिटी क्लास शुरू करने से पहले मेरी 3-4 बातें ध्यान में रख लो बेटा। अभी 1.5 दिन है हमारे पास। 1.5 दिन में अगर हमने पढ़ लिया ना तो हमको दोबारा ये चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी, सबसे पहली चीज़ तो। यानी कि आपको ये 1.5 दिन बस देने हैं, यानी आने वाले जो आपके पास जितने भी 36 आवर्स है उसमें से अगर आप 10 से 15 घंटे भी अगर ओवरऑल दे देते हो ना तो दोबारा आपके 2, 4, 5, 6 महीने और जो बैक के जो फॉर्म के जो पैसे लगते हैं वो, ठीक है, ये आपको नहीं लगने वाले। तो 2 मेंटालिटी रखो। एक तो पहली कि कुछ भी हो जाए हमें पूरा ख़त्म करना है, पढ़ना है, फेल का टैग नहीं लेना है, स्कोरिंग करना है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम सारी चीज़ को आज रात तक के क्या कर दें, फिनिश कर दें, पूरा गो थ्रू कर दें, राइट, ताकि हम लोग हमारा भविष्य का समय बचा सकें, समय के मामले में भी, पैसों के मामले में भी। ठीक है, चलिए सो मैं यूनिट नंबर 1 से गो थ्रू करता हूँ। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। बट टाइम टू टाइम आप लोगों का चैट बॉक्स भी क्या करते रहूँगा, विजिट करते रहूँगा, राइट। चलिए सो मेरे साथ साथ आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हम लोग 1 by 1 to 1 यूनिट हम लोग गो थ्रू करेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा चलेगा बट गो थ्रू करेंगे, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर आप लोगों को 2 पार्ट में, देखो यूनिट नंबर प्योरली कैसा है, थ्योरी बेस्ड यूनिट है। आपको यहाँ से आंसर्स कैसे देना है, थ्योरेटिकल आंसर्स देने हैं, करेक्ट। कैसे आंसर्स देने हैं, थ्योरेटिकल, जिसमें से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस बता के रखे हैं कि वही क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस का आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मैं वो क्वेश्चंस ला लूँ आपके साथ ताकि उसके आंसर्स कैसे लिखना है हम उसके ऊपर भी क्या कर सके, चर्चा कर सके, राइट। सो ये कुछ पास्ट ईयर के अंदर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आप लोगों ने इसका थ्योरेटिकली जवाब कैसे देना चाहिए, राइट। इनके आप लोगों ने आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। अगर मैं उस आंसर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो आपके सामने सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम टैक्स। अगर आपको ये सवाल आता है, ठीक है, पेज कितनी मैटर करती है, तो 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आप लोगों ने 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिए कम से कम आप लोगों ने मिनिमम आगे पीछे 2 पेज तो लिखने ही चाहिए। एंड उसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं कि मैक्सिमम आप 4 पेजेस की एक लेंथ लिख सकते हो। बट इनकम टैक्स अगेन एक लॉफुल सब्जेक्ट है और लॉ में आप क्या नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भी बढ़ा चढ़ा के या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी चीज़ें नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोविजन में जितनी बात दी गई है आप उतना ही लिख सकते हो, राइट। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है, स्टेट इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम टैक्स, स्टेट इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने इनकम टैक्स क्या है वो समझाना है, यानी पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका आंसर लिखने का तरीका, सबसे पहले आप लोग क्या दोगे, इसका इंट्रोडक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या दे देंगे, इसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझा देंगे, ठीक है, व्हाट इज टैक्स। मतलब इंट्रोडक्शन में पहले हम इनकम टैक्स है तो हम लोग समझा देंगे टैक्स, इट मीन्स टैक्स, इट मीन्स अ कलेक्शन, इट मीन्स अ कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी in the form of penalty, interest, टैक्स, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स इट इज़ अ कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट और
any government authority in the form of penalty, interest, tax, etc. for the development of the सोसाइटी। और ये पैसे क्यों कलेक्ट करती है गवर्नमेंट? ताकि वो सोसाइटी का क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। फॉर मेकिंग, अब देखो ये इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोगों ने अपने तरीके से और थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आंसर इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करती है, आप लोगों से टैक्स लेती है, ठीक है। तो बेसिकली, और इसको आप लेंथ को कर सकते हो, मैं अगर A to Z अगर पूरा बताते चलूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को हिंट देते हुए, ठीक है। और फिर डायरेक्टली हमारे पास ऑलरेडी इसके आंसर्स बने हुए हैं, तो डायरेक्ट वहाँ से हम लोग आंसर्स भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं आपको लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन किस पैटर्न में लिखना चाहिए। तो पहले इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए आप लोगों ने उस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड बात पूछा है तो टैक्स से रिलेटेड पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिए, ठीक है। इसके आगे बता दिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया, देयर आर 2 types of tax in India, there are 2 types of taxes in India। इंडिया में कितने तरीके से टैक्सेस लगाए जाते हैं? 2 तरीके से टैक्सेस लगाए जाते हैं। पहला टैक्स जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक जो पहला टैक्स है उसे हम क्या नाम देंगे? डायरेक्ट टैक्स। और जो दूसरा टैक्स है उसे हम नाम क्या देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फिर डायरेक्ट के अंदर आप चाहो तो आपको अगर फर्दर नाम याद आ रहे हैं तो आपने 2-3 नाम दे देना, जिसमें से एक कॉमन नाम तो आपका इनकम टैक्स रहेगा ही रहेगा। इनकम टैक्स के अलावा अगर आप लोगों को दूसरे टैक्स याद आ रहे, लाइक गिफ्ट टैक्स हो गया, लाइक प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी टैक्सेस के यहाँ पर क्या कर सकते हो? नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये भी आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नाम याद नहीं भी आ रहे, तो एक तो आपको GST याद आना ही चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैक्स, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया। यहाँ पर आप कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स के नाम से आप इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी देख सकते हो। नाउ आपने बस एक क्राइटेरिया बता देना है, इसको डायरेक्टली अगर आप लोग ने एक्सप्लेन नहीं भी किया तो भी चलेगा। समय है तो फिर डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन कर दो 2-2 लाइन के अंदर कि डायरेक्ट टैक्स मीन्स अ टैक्स विच आर डायरेक्टली लेविड ऑन अ पर्सन, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स अ टैक्स कलेक्टेड बाय द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स का क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, ऐसे पर्सन से क्या किया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो वो मेंशन कर दो, राइट। ये बात खत्म होने के बाद फिर आप लोगों ने फाइनली आ जाना है इनकम टैक्स के ऊपर, यानी अपने कोर टॉपिक के ऊपर, इनकम टैक्स। क्योंकि आपको पूछा था व्हाट डू मीन बाय द इनकम टैक्स। और नाउ अब इनकम टैक्स के बारे में बताना है, तो पहले बेसिकली इनकम टैक्स क्या है वो बताना। सो द इनकम टैक्स एक्ट, पहले उसके बारे में बताओ। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 is applicable from 1st April 1962, ठीक है। ये कहाँ कब से एप्लीकेबल हुआ है? फ्रॉम 1st April 1962। इट इज अप्लाई होल ऑफ इंडिया, यानी कि आपने उसके क्या बता दिया, ठीक है। इसी को आप लोग हेडिंग दे सकते हो, एप्लीकेबिलिटी। मतलब आपने इनकम टैक्स के पहले क्या बता दिया? एप्लीकेबिलिटी, कि इनकम टैक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया, जो कि इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम, लोगों के ऊपर कब से अप्लाई होना शुरू हुआ? 1st April 1962। इट इज़ अप्लाई होल ऑफ इंडिया, और ये पूरे इंडिया पर इनकम टैक्स को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। तो बेसिक आपने एप्लीकेबिलिटी बता दी है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ इसके एप्लीकेबिलिटी के बाद इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। और अब इनकम टैक्स का आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स का ही क्या है? एक टाइप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट। इन विच गवर्नमेंट लेविड income, in which government levied tax, not income, government levied tax on the person who earn
मनी डायरेक्टली। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप है किसका, डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली लेवी करती है टैक्स। किसके ऊपर, हु अर्न मनी, जो अर्न करता है मनी उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेवी करती है। ठीक है, इट इज बाय प्रोग्रेसिव नेचर। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, प्रोग्रेसिव बाई नेचर होता है। ये प्रोग्रेसिव बाई नेचर का मतलब ही क्या होता है, हायर द इनकम हायर द टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या भी बढ़ेगा आपका टैक्स। तो ऐसा आपने पहले एक इंट्रोडक्शन बता दिया किसके बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। और फिर इनकम टैक्स की अब मीनिंग पर आ जाने का, अब उसके क्या लिखने का, मीनिंग। और अब इनकम टैक्स की मीनिंग के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, इनकम टैक्स इंक्लूड ऑल द सोर्सेस ऑफ इनकम। जितनी भी सोर्सेस ऑफ इनकम होती है वो सारी की सारी कहाँ इंक्लूड की जाती है, इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स इंक्लूड ऑल द सोर्सेस ऑफ इनकम। और यहाँ पांचों सोर्स के नाम लिख देने का, 1 2 3 4 5, जो पांचों सोर्स है उसके पांचों सोर्स के क्या कर देने का, इनकम को लिख देने का। इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी पांचों नाम है सारे पांचों नाम को लिख देने का। इनकम टैक्स इंक्लूड ऑल द सोर्सेस ऑफ इनकम एंड ऑल्सो अलाउ exemption and deductions with respect to various income। और बहुत सारी इनकम से रिलेटेड वेरियस इनकम, और बहुत सारे इनकम से रिलेटेड आपको एग्जेम्पशन और इन्वेस्टमेंट का क्या मिल जाता है, डिडक्शंस मिल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस इनकम एंड चार्ज टैक्स on net income after allowing deduction and exemption, तो इस तरीके से पहले आपने किसके बारे में बता दिया, इनकम टैक्स के बारे में बेसिक बातें बता दी, करेक्ट। तो यहाँ पर और भी आप लोगों को इनकम टैक्स से जो जो रेलेवेंट पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर देना। लाइक ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बता देना। जैसे ये पॉइंट हो गया, मतलब आपका पहला पार्ट खत्म, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स। अब बोलता है इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, किसकी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर वो क्या क्या है। तो पहले बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, हु आर असेसी। तो आप लोगों ने एसएससी के बारे में एक्सप्लेन करना है। एसएससी कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, है ना। गवर्नमेंट बोलती है तू देना मेरा साथ, एसएससी को यही बोलती है ना, तू देना मेरा साथ। तो कहाँ है ये, सेक्शन 2 7, तो 7 2 बोलती है गवर्नमेंट हमारा। तो एसएससी इस सेक्शन के अंदर क्या किए गए, डिफाइन किए गए, करेक्ट, एकदम करेक्ट। उसके बाद असेसमेंट ईयर क्या होता है या पर्सन क्या होता है, पर्सन को भी डिनोट कर दो या डिफाइन कर दो, ठीक है। पर्सन, ठीक है, पर्सन कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 2 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ठीक है। तो इसके अंदर आपको किसको डिफाइन किया गया, पर्सन को डिफाइन किया गया। उसके बाद आप लोग पर्सन के बाद क्या करने का, पर्सन के बाद आप लोगों ने डिफाइन करने का असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है, राइट। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिए। और फिर उसके बाद आप लोगों ने असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसी, पर्सन, इनको डिफाइन करने के बाद अगर आपके पास समय है और आप डिफाइन कर सकते हो तो इनकम टैक्स के अंदर अलावेंसेस का मतलब क्या होता है वो भी एक बात आप बता सकते हो, ठीक है। इनकम का मतलब क्या होता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इनकम का मतलब भी पता होना चाहिए। ये चीज़ों को फिर आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स के अंदर, डिडक्शंस का मतलब क्या होता है। ऑल दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट अंडर कवर्ड इनकम टैक्स। ये सारे के सारे आपके क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जो इनकम टैक्स के अंदर आप लोग लिख सकते हो। इससे रिलेटेड एक एक दो दो लाइन भी लिखोगे, इट्स इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए वो मैंने एक हिंट दिया इस क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट। और अब एग्जैक्टली क्या आंसर लिखना चाहिए तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, राइट। तो ये सारे आप लोगों के पास क्या थे, बेसिक कॉन्सेप्ट विद सेक्शंस आप लोगों ने कोट कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप लोगों को टैक्स स्लैब वगैरह अगर याद आता है एग्जाम में, ठीक है। टैक्स स्लैब मतलब वो टैक्स रेट किस, टैक्स ब्रैकेट या टैक्स स्लैब भी बोलते हैं। टैक्स स्लैब के बारे में लिख दो क्योंकि वो भी एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ही आता है। तो टैक्स स्लैब को भी आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो।
राइट। चलिए अब अगला एक और सवाल जैसे आप लोगों को पूछेगा, स्टेट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अब अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप कैसे आंसर देंगे? ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से लिखोगे? ठीक है, तो अब इसका आंसर देना है, आपको पूछा क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए किसके साथ? इंट्रोडक्शन के साथ। करेक्ट, किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए आप लोगों ने? इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करेंगे और बताएंगे, क्या बताएंगे कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट बोला है तो एज पर आंसर की शुरुआत कर देंगे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो हमको क्या पूछा है, रेसिडेंशियल स्टेटस और वो भी इसका इंडिविजुअल का। तो हम पहले इंट्रोडक्शन में दोनों बातों को समझा देंगे। आपसे आपकी क्या होने वाले इस एग्जाम्स के अंदर एक थोड़ी सी एक क्वालिटी आंसर भी आने वाला है और जो एक लेंथ को लेकर इशू आता है वो भी आपका यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, इंडिविजुअल मीन्स अ पर्सन, इंडिविजुअल मीन्स अ person who are liable to pay tax, interest, penalty to the government or authority, right? As per Income Tax Act 1961, individual means a person who are liable to pay tax, interest, penalty to government or authority। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअल के बारे में बताया एंड रेसिडेंट का मतलब भी बता दो जनरल टर्म्स में। एंड रेसिडेंशियल स्टेटस मीन्स, अब रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है? सो रेसिडेंशियल स्टेटस मीन्स अ पर्सन रिसाइड, या फिर आप लिख सकते हो अ पर्सन लिविंग इन इंडिया एज पर इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से वो कितने दिन इंडिया में रहता है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। और किसका रहना ज़रूरी है? पर्सन का। हम किसी पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, तो वो चीज़ पहले आप देख लोगे। करेक्ट, ओके। अनदर थिंग, अगर मैं दूसरी बात करूं इसके अलावा, ठीक है, ओके। सो यहां पर आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, अब इंट्रोडक्शन के बाद एग्जैक्टली मीनिंग पर आ जाओ। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के बाद एग्जैक्टली कहां पर आ जाओ? मीनिंग पर आ जाओ। और मीनिंग में अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अब जो पूछा है उस पर आ जाओ। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन, अकॉर्डिंग टू एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 6 डिफाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। और यहाँ पर पहले किसके बारे में बता दो? रेसिडेंशियल स्टेटस किसके बारे में बता दो? रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता दो। एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6, फिर वो बताने के बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है आपने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर, जिसे हम क्या भी कहते हैं, बेसिक कंडीशन। तो पहले यहाँ पर आप किस चीज़ को डिफाइन कर दो? बेसिक कंडीशंस के दो पॉइंट थे आपके। आप लोगों ने जो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है वहाँ पर 182 डेज और मोर स्टे करना चाहिए। ठीक है, वाली बात पूरी इन डिटेल एक्सप्लेन कर दो। इन डिटेल मतलब पूरी लाइन को एक प्रॉपर तरीके से लिख दो। ठीक है, और उसके अलावा और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? 60 दिन लास्ट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर 60 डेज एंड 365 डेज इन लास्ट 4 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इन बातों को आपने क्या कर देना चाहिए? एक्सप्लेन कर देना चाहिए, राइट। तो पहले बेसिक कंडीशन और फिर लिखना चाहिए इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन is satisfied then person या यहाँ पर लिख सकते हो इंडिविजुअल
बिकम क्या बन सकता है वो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी यहाँ से आपने सिर्फ क्या डिसाइड किया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना या फिर बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में एनआरबी कह सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आपने बेसिक कंडीशन की बात कर ली, फिर आप इसके बाद बताओ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 एडिशनल कंडीशन, और फिर एडिशनल कंडीशन में 2/10, ठीक है, एक हमारा था 2/10 और दूसरा क्या था हमारा 730 दिन लास्ट 7 साल में, करेक्ट। तो इसको डिटेल में पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो एंड, और फिर लिख देना इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय इंडिविजुअल पर्सन ही बिकम रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड if he or she not satisfied any of the condition he or she become the not ordinary resident। resident तो बन गया but not ordinary resident, मतलब ROR अगर satisfied हो गया तो RNOR। और ये सब करने के बाद आखिरी में आपने एक समराइज करके चार्ट बना देना पूरे जो टॉपिक है उसके ऊपर। चार्ट कैसे बना दोगे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर। फिर इसके 2 पार्ट कर देने का, एक रेसिडेंट को लेकर, ठीक है, एक रेसिडेंट को लेकर, दूसरा नॉट रेसिडेंट को लेकर। फिर रेसिडेंट के अंदर आपने दोनों कंडीशन लिख देने का, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन जो बेसिक कंडीशन थी, करेक्ट। यहाँ पर दोनों कंडीशन के बाद यहाँ पर एरो बना देने का, अगर सेटिस्फाइड होता है तो ये बन जाता है, और फिर सेम बात यहाँ पर लिख देने का, ठीक है, इफ नॉट सेटिस्फाइड, इफ बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, इफ बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर आपने क्या लिख देने का उसको, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने रेसिडेंट अगर बना तो उसके आगे अगेन 2 एरो, एक रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को लेकर और ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को लेकर। डन डन डनाडन डन। चलो, तो ये ऑर्डिनरी, और इसके लिए फिर आपने क्या बताने का, एडिशनल कंडीशन। तो पहले एडिशनल कंडीशन को दोनों पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देने का 1 2, और फिर अगर इफ सेटिस्फाइड होता है तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट, नहीं होता तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अगेन इस तरीके से आपने क्या करना है, आंसर देना है। होप ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर कैसे दोगे आपको ये बात भी क्या है, क्लियर है। चलिए, सो आप लोगों के सामने अब जो अगला सवाल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगला सवाल है आपका, एक्सप्लेन द इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब इसका आंसर अगर आपको देना है, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने आंसर देना है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझाना पड़ेगा, पहले तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अगेन क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख कर आओगे, तो एक्सप्लेन द इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी आपको एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में बताना है। तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज एग्जेम्प्टेड इनकम, तो बताना पड़ेगा कि एग्जेम्प्टेड इनकम मीन्स दोज इनकम विच आर नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स कैलकुलेशन या विच आर नॉट कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। दीज इनकम आर जनरली एग्जेम्प्टेड इन द हैंड ऑफ असेसी और द टैक्स पेयर, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम। ऐसा आप लोगों ने किस में बता देने का, इंट्रोडक्शन में बता देने का, राइट। फिर इसके इंट्रोडक्शन को, एग्जेम्प्ट इनकम का थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझा दिया आपने, ठीक है। और फिर इसके बैकग्राउंड को समझने के बाद फिर आप लोगों ने मीनिंग की तरफ जाने का, और फिर मीनिंग में क्या लिखने का, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग द फॉलो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बताना है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वेरियस इनकम आर एग्जेम्प्टेड आइदर पार्टली और होली, या तो पूरा एग्जेम्प्ट या तो कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट। तो ऐसे आपने मीनिंग में बता देना कि सेक्शन 10 ने बताया है एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में, और फिर इसके बाद लिस्ट आउट कर देने का, द फॉलोइंग आर द एग्जेम्प्टेड इनकम विच आर नॉट टैक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स, ओके। और फिर 1 by 1 जो आप लोगों को विद सेक्शंस याद आते हैं, मिनिमम
मिनिमम आपने 15 एग्जेम्पशंस के पॉइंट कोट करना है, राइट। मिनिमम कितने पॉइंट्स आप लोगों ने कोट करना है? 15 पॉइंट्स मिनिमम आप लोगों ने कोट करना है, करेक्ट। चलिए, सो मिनिमम आप लोगों ने कितने पॉइंट्स कोट करना है? यहाँ पर 15 पॉइंट्स है जो मिनिमम आप लोगों ने कोट करने चाहिए। इस क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए था? आंसर देना चाहिए था। अब हम बात करेंगे अगला एक और थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों का, जो कि है डिफरेंस बिटवीन किससे रिलेटेड? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। अगेन अब इसका आप लोगों ने आंसर कैसे देना है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन लिखना है आप लोगों को, राइट। तो अब यहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे क्या, या कैसा करेंगे सर? तो आप बेसिक ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एक आंसर जब भी लिखोगे तो आप पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले इसको भी एक पैराग्राफ में इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है, ये कैपिटल का है। और फिर उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस बिटवीन बता के यहाँ पर आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल जो एक्सपेंडिचर्स है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को यहाँ पर क्या करना है आप लोगों ने शो करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पर चाहो तो उनके पॉइंट आउट कर सकते हो, या फिर कई लोग ऐसा सेंटर पे पॉइंट आउट नहीं करते, साइड में पॉइंट लिखते हैं। तो आपको साइड में अगर पॉइंट लिखना है तो आप साइड में भी क्या कर सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो, करेक्ट। चलिए, सो हम और आगे बढ़ते हैं कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन, तो अगेन ये आप लोगों के नोट्स के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है नोट्स के अंदर, राइट। ये क्वेश्चन क्या किया गया आपके नोट्स के अंदर दिया गया है, राइट। तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन को कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन में पहले आपको क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखना है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, बेसिक थ्योरेटिकल, और फिर दोनों के बीच में सर कितने पॉइंट्स होने चाहिए मिनिमम। तो गिरी से गिरी हालत में कम से कम आपने एकदम लोअर टू भी अगर जाऊं मैं तो 6 पॉइंट आपके होने चाहिए। कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए? 6, मिनिमम 6 पॉइंट होने चाहिए। फिर 7, 8 अगर लिखते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। भले ही आप बड़े पैराग्राफ को 2 पॉइंट में तोड़ दो, ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट्स लिखने हैं, करेक्ट। कितने? मिनिमम 6, और मैक्स टू मैक्स आप 8 से 10 पॉइंट तक भी जा सकते हो इफ़ अगर आपको याद आ रहे हैं तो। और अगर पॉइंट वाइज याद नहीं आ रहे ना तो फिर पॉइंट की हेडिंग मत डालने का, सीधा 1, 2 ऐसे करके कंपैरिजन करके चीज़ों को बताने का, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने बहुत सॉलिड तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। जैसे कि अगर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है कैपिटल रेवेन्यू, तो कैसे करोगे? 1 या 2 लाइन के अंदर। सो आप लोगों को बताना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस एंड विच आर इन्वेस्टेड फॉर द कैपिटल एसेट्स। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैपिटल एसेट्स के लिए करते हैं। द बेनिफिट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिराइव फॉर द लॉन्ग पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म्स के लिए या लंबे समय तक के लिए क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो जस्ट कैपिटल का अपोजिट नेचर होता है रेवेन्यू। इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ आवर बिजनेस एक्टिविटीज एंड जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेंड फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज गिविंग बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड्स, ये शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए बेनिफिट्स देता है। तो पहले आपने दोनों का एक्सप्लेन कर दिया एंड नाउ दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन करो। आपके जो ऊपर में पॉइंट आए वही आप लोगों के थोड़े थोड़े पॉइंट डिफरेंस बिटवीन के अंदर भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आप लोगों को जो सवाल पूछेगा वो पूछेगा राइट द टाइप्स ऑफ असेसी। इसको 2 टाइप से भी पूछ सकता है, हु आर असेसी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ असेसी। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसी पूछे, चाहे पूछे हु आर असेसी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ असेसी, दोनों भी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले अगेन इसका जैसे आप आंसर लिखने बैठोगे तो सबसे पहले आंसर में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आंसर में आप लोगों ने राइट द टाइप्स ऑफ असेसी में पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना है असेसी का मतलब क्या होता है। और इंट्रोडक्शन लिखते समय आपको बताना पड़ेगा कि असेसी मीन्स अ पर्सन हु आर एलिजिबल टू पे अ टैक्स और द पेनल्टी और इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो आपको पहले बता दिया कि असेसी कौन है, तो असेसी ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। असेसी इज अ पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशनल फंड, ये थोड़ा सा अपने साइड से आप दे रहे हो कि असेसी कौन है, असेसी ऐसे व्यक्ति है जो नेशनल फंड मतलब गवर्नमेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं। फॉर व्हाट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर। असेसी लोग ही तो पैसे देते हैं, तभी तो गवर्नमेंट के क्या चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है। तो ये बात आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देना है। और फिर इंट्रोडक्शन में आपने सब बोल बच्चन दे दिया आधा पैराग्राफ का, फिर उसके बाद किधर आ जाओ, मीनिंग पर आ जाओ।
और मीनिंग से अब एकदम पिन पॉइंट बातें लिखना शुरू कर दो। तो एसएससी कौन, तो फिर से यहाँ पर एसएससी को एक बार एक्सप्लेन कर दो, राइट। किसको एक्सप्लेन कर दो, एसएससी को। और फिर एसएससी के बाद जो टाइप्स ऑफ एसएससी है जो कि कहाँ डिफाइन किए गए आपके, अच्छा एसएससी कहाँ डिफाइन किया गया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 वो मीनिंग में बता दिए। और टाइप्स ऑफ एसएससी में जो पर्सन्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसी को यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसएससी के अंदर डिफाइन कर देना चाहिए। एसएससी इज अ वाइडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ पर्सन्स। इसके अंदर अलग अलग व्यक्ति क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो पर्सन्स एक छोटा टर्म हो गया और असेसी एक वाइडर, एक ब्रॉडर टर्म हो गया। उसके अंदर सारे के सारे कौन आ जाते हैं, असेसीज, अलग अलग पर्सन्स आ जाते हैं। तो होप आपको ये बात भी क्लियर है। असेसी मतलब कि पर्सन उसके अंदर आते हैं, असेसी के दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, राइट द बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगेन अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, तो जैसे आप इसका आंसर लिखोगे तो इसका आंसर अब आप लोगों ने किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले अगेन इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में पहले एचयूएफ को समझा दो कि एचयूएफ क्या है। तो एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वेयर ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड दिस बिजनेस आर कैरी फ्रॉम द सक्सेशन टू सक्सेशन एंड विच आर रजिस्टर्ड अंडर द हिंदू बिजनेस लॉ, ठीक है, या हिंदू फैमिली एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये आपने बेसिक उसके इंट्रोडक्शन में लिखा, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने लिखना चाहिए सबसे पहले किसके बारे में बताना चाहिए, एचयूएफ के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। अबाउट द एचयूएफ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को जो 12th में आप लोगों ने एचयूएफ का अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होगा, मिताक्षरा स्कूल, दया भागा स्कूल का कॉन्सेप्ट, तो आप वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एचयूएफ इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दया भागा स्कूल या फिर मिताक्षरा स्कूल। अगर वो याद आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है तो जितनी थ्योरेटिकल बातें एचयूएफ से रिलेटेड याद आ रही है पहले वो लिखो। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा फिर आप मीनिंग पर आ जाओ। और नाउ अब आप बताओ कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का मतलब क्या होता है। सो दोज बिजनेस विच आर कंडक्टेड इन इंडिया और देयर बिजनेस डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम द इंडिया, यानी पहले मीनिंग उसके जनरल बातें बता दो कि हम रेसिडेंट ऑफ एचयूएफ किसको बोलेंगे। तो ऐसा बिजनेस जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ऐसा बिजनेस जो कहाँ से बिजनेस कर रहा है, इंडिया से, जहाँ इसका मेजर जो कंट्रोल है, इसका डिसीजन है कहाँ से लिया जा रहा है, इंडिया से लिया जा रहा है। तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या कहलाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये विदाउट एनी सेक्शन, विदाउट एनी कंडीशन, पहले जो बातें हैं ना उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो, और जैसे पैराग्राफ फॉर्म में वो मीनिंग को लिख दिया। अब उसके बाद आप लोग अब सेक्शन वाइज कोट करो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, वैसे तो सबसेक्शन 2 भी बोल सकते हो आप एचयूएफ के लिए, तो सेक्शन 2 या सेक्शन सबसेक्शन 3 भी आप बोल सकते हो। किस चीज़ से रिलेटेड डील करता है ये डील करता है आप लोगों का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड, राइट। किस चीज़ से रिलेटेड डील करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड। और इसके अंदर फिर आप लोगों ने बेसिक कंडीशन बतानी है। और बेसिक कंडीशन क्या थी, तो बेसिक कंडीशन थी इसके अंदर, ठीक है, बेसिक कंडीशन थी अंदर कि जो डिसीजन है या फिर जो कंट्रोल है शुड बी टेकन फ्रॉम द इंडिया होली और पार्टली। बस एक ही बेसिक कंडीशन थी इसमें, द बिजनेस डिसीजन शुड बी टेकन होली और पार्टली फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। कहाँ से लेना चाहिए, इंडिया से लेना चाहिए। तो बेसिक कंडीशन, इफ होली और पार्टली डिसीजन आर टेकन फ्रॉम इंडिया इट्स बिकम अ रेसिडेंट, and if 100% decisions are taken from outside the India then it become a non resident। और जब ये बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए तो नाउ अब एडिशनल कंडीशन लिखना है आपने, ठीक है। और एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है इसकी, सो एडिशनल कंडीशन बोलती है इसकी, एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, सो एडिशनल कंडीशन बोलती है कि चेक द स्टेटस ऑफ कर्ता, चेक द स्टेटस ऑफ कर्ता, स्टेटस ऑफ कर्ता। आपको किसका स्टेटस चेक करना है, कर्ता का स्टेटस चेक करना है। इफ कर्ता इज रेसिडेंट देन HUF also become a ordinary resident. If Karta is not ordinary resident, then HUF is also become a not ordinary resident. ठीक है, resident but not ordinary resident. और ये बताने के बाद आपने वो जो हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की जो एडिशनल कंडीशन थी ROR और RNOR वाली, उसको एक्सप्लेन कर देना है। जो एडिशनल कंडीशन हमने इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था ना वो, लेकिन उसके पहले क्या बताना, चेक द स्टेटस ऑफ कर्ता
whether karta is satisfied the condition under section 6 subsection 6, then HUF is also become ROR. If karta is not satisfied the condition mentioned under the section 6 subsection 6, then HUF is also not become the resident, he become the resident but not ordinary resident. और फिर यहाँ पर वो दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन कर देना, 2/10 वाली भी कंडीशन को और 730/7 साल वाली कंडीशन को भी, राइट। तो ये बातें फिर आपने एक्सप्लेन करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। अगला सवाल, ग्रॉस टोटल इनकम एंड द ग्रॉस टोटल इनकम इज डिफाइंड अंडर। अच्छा, पहले तो आंसर कैसे लिखेंगे, सेक्शन वगैरह बाद में छोड़ो, पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है पहले ये बताना पड़ेगा। तो अगेन इसका आंसर जब हम लिखने बैठेंगे व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम में डायरेक्ट शुरू मत कर देने का, ये बोले हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी होता, तो हाउस प्रॉपर्टी होता, तो बिजनेस होता, तो कैपिटल गेन होता, तो अदर सोर्सेज होता, ये बोले बस आधे पेज में खत्म, बोले सबको जोड़ते आ जाता GTI। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। तो कैसा करना, सबसे पहला आपने इंट्रोडक्शन लिखना, सबसे पहला आपने क्या लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना। एंड इंट्रोडक्शन में बताना टोटल इनकम मीन्स, टोटल इनकम या फिर इनकम मीन्स, पहले इनकम को डिफाइन कर दो, इनकम मीन्स एन अर्निंग, इनकम मीन्स एन अर्निंग विच आर अर्नड बाय एन इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट। ठीक है, तो पहले इनकम को डिफाइन कर रहा हूँ। इनकम मतलब क्या, अर्निंग जो कौन कमाता है, कोई इंडिविजुअल कमाता है, कोई HUF कमाता है, कोई पार्टनरशिप फर्म कमाता है, कोई कंपनी कमाती है, कोई बॉडी कमाती है, पर्सन्स के नाम लिखती है। ठीक है, एंड इफ द इनकम्स आर अर्न फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, ये इंट्रोडक्शन के अंदर बता रहे हो सारी बातें। इफ इनकम आर अर्न फ्रॉम द वेरियस और द डिफरेंट सोर्सेज एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ द इनकम आर क्लब्ड, इट्स कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। जब सारी इनकम को क्लब्ड कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। क्या कहते हैं उसे, ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। होप आपको यह बात भी क्लियर है। सो आप लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आ जाने का मीनिंग पर, और फिर मीनिंग को डिफाइन करने का अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज पर सेक्शन 14 ठीक है। देखो भाई, मैं कुछ जो सेक्शंस है जो बहुत कॉमन वाले सेक्शंस है, अगर याद कर लो ना तो आपके आंसर में सोने पर सुहागा। मतलब अगर आप सेक्शन के साथ आंसर लिख कर आते हो तो इतना खतरनाक इंप्रेशन पड़ेगा आपके जो आंसर जो चेक करेगा कि भाई क्या ही बंदा है या क्या ही बंदी है, बोले बाकायदा सिस्टमेटिक आंसर भी लिख रही है या लिख रहा है, बाकायदा सेक्शंस भी बता रहा है, तो एक उसका इंप्रेशन ही अलग पड़ेगा आपके आंसर्स पेपर के ऊपर। Correct. So according to the Income Tax Act 1961 as per the section 14, gross total income means clubbing या फिर aggregate, clubbing की जगह अच्छा वर्ड है aggregate या फिर sum of all the sources of income and those सोर्सेस आर एस फॉलोज। और वो सोर्सेस कौन कौन से है, तो अब वो सोर्सेस बताना शुरू कर दो, पहला सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स, चौथा सोर्स और पांचवा सोर्स। और अगर आपको सोर्सेस के बारे में पता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या आता है, 2-3 लाइन उसके बारे में लिख दो। आपको हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पता है, 2-4 लाइन उसके बारे में लिख दो। आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पता है, 2-4 लाइन उसके अंदर लिख दो। जैसे सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सैलरी जो चैप्टर है आपका वो सेक्शन नंबर 15 से लेकर, ठीक है, सेक्शन नंबर 15 से लेकर वो आपका सेक्शन नंबर 16 डिडक्शन 17-18 तक वैसे डिस्कस करता है। ठीक है, 17 के अंदर परक्यूसिट आ जाते हैं, 18 तक के डिस्कस करता है, फिर बीच में कुछ सेक्शंस खाली रहते हैं। फिर उसके बाद जो हाउस प्रॉपर्टी है वो आप लोगों का सेक्शन नंबर 22 से लेकर वो डील करता है आप लोगों का 25, 26, 27 नंबर के सेक्शन तक के। फिर उसके बाद आपका जो PGBP है ये डील करता है सेक्शन नंबर 28, चार्जिंग सेक्शन है, यहाँ से लेकर आई गेस ये डील करता है आपका 46, 30 के बाद 40, 46 तक के कुछ डील करता नहीं। 46 में आपका वो आ जाता है 36 डिडक्शंस का, 36 या 37 तक के कुछ ये आपका डील करता है। फिर उसके बाद कैपिटल गेन है,
जो आप लोगों का 48 के आसपास से कुछ डील करना शुरू करता है, ठीक है, और कहाँ तक डील करता है, ये लगभग 55, 56, 55 तक डील करता है। और फिर उसके बाद आप लोगों का IOS है जो डील करता है 56 से लेकर 59 तक के। तो अगर आप लोगों को ये सेक्शन वाइज अगर बातें याद रखती है तो आप ये बातों को कोट कर सकते हो, राइट। इन बातों को आप क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। और फिर उसके बाद जैसे ये कोट करोगे एक फॉर्मेट बना देने का, यहाँ पर GTI का क्या कर देने का, फिर एक फॉर्मेट बना लेने का, स्टेटमेंट शोविंग, क्या लिखोगे हेडिंग उस फॉर्मेट की, स्टेटमेंट शोविंग ग्रॉस टोटल इनकम। एक ऐसा स्टेटमेंट जो ग्रॉस टोटल इनकम बता रहा है और उसमें फिर पहला सोर्स दिखा देने का इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, और उसमें से लेस कर देने का डिडक्शन, क्योंकि आपको पता है ना, आपने अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन पढ़ रखा है इसके। फिर उसके बाद दूसरा सोर्स दिखाने का, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। दूसरा दिखाने का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और वहाँ से भी फिर लेस करके दिखाने का डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंदर, अंडर सेक्शन 24। और यहाँ अमाउंट में बस क्रॉस डाल देने का, अमाउंट में कुछ नहीं डालने का, अमाउंट में क्रॉस डाल देने का। ये फॉर्मेट बता रहे हो आपके, देखो किस तरीके से हम निकालते हैं। फिर उसके अलावा फिर तीसरा इनकम फ्रॉम PGBP, और अगर डिडक्शन का आपको सेक्शन नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप क्या कर देने का, लेस डिडक्शन। अगर सेक्शन नहीं पता तो लेस डिडक्शन लिखकर बस छोड़ देने का। और फिर अगेन, और ऐसा भी बाकी के लिए भी आप कर लोगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यहाँ से भी सेम वही काम करना है। और अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जिसके सेक्शंस याद है लिख दो, और बाकी नहीं याद है तो सिर्फ डिडक्शन लिखकर छोड़ दो, ठीक है। इतना आने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम। फिर इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम, और फिर इसमें से प्लस माइनस करते हैं क्या, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। इसको सेट ऑफ करने के बाद जो आखिरी में आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा क्या भी कर देने का है, फॉर्मेट भी बना देने का है। किसके लिए, GTI के लिए। तो होप GTI का आंसर कैसे लिखना आपको ये बात भी क्लियर है। अगला सवाल, एग्रीकल्चर इनकम क्या कहता है। तो एग्रीकल्चर इनकम मतलब खेती बाड़ी से होने वाली इनकम। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे आप एग्रीकल्चर इनकम के बारे में लिखोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। तो अब इसके अंदर थोड़े से बोल बच्चन देने पड़ेंगे। क्या बोल बच्चन देने पड़ेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम मीन्स अ इनकम विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड जनरली विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द रूरल लैंड। एग्रीकल्चर इनकम जनरली ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो कोई एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं। तो दिस इनकम इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम द रूरल एरियाज, ठीक है। द इंडिया इज मोस्टली डिपेंडेंट, या इंडियन इकोनॉमिक इज मोस्टली डिपेंड ऑन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। देयर आर 45 या 55% कुछ है, शायद आप लोगों ने इकोनॉमिक इन डिटेल पढ़ रखा होगा। 55% पोर्शंस कंट्रीब्यूटेड in our GDP from the agriculture sector. The maximum या फिर most of the peoples are dependent on agriculture income in India. Basically they are called farmer, ठीक है। तो ये तरीके से आप लोगों ने पहले क्या कर दिया, उसका इंट्रोडक्शन दे दिए कि एग्रीकल्चर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के जो खेती या फिर कृषि योग्य ज़मीन होती है, उस ज़मीनों से हम लोग जो फसल उगाते हैं या उस ज़मीन से जो हम पैसे कमाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खेती की आय कहते हैं या एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। एंड जो एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड करता है उसे हम फार्मर मतलब कि किसान कहते हैं। पहले ऐसा इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब इंट्रोडक्शन बता के हो गया, अब मीनिंग पर आ जाओ। और मीनिंग पर क्या लिखो, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 as per section 10 subsection 1 agriculture income means अब यहाँ पर आप एग्रीकल्चर मतलब बता दो जो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। तो क्या बताया गया है, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एन इनकम विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड विद इन इंडिया, लैंड इज सिचुएटेड विद इन इंडिया एंड एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फॉर द टैक्स कैलकुलेशन पर्पस। तो ये बात आप लोगों ने बता देना है। किसके अंदर, ये मैंने आप लोगों को सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एक पैराग्राफ दिया होगा नोट्स के अंदर, वो वाला पैराग्राफ यहाँ पर लिख देना है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को अभी मीनिंग में तो आपने पूरी बातें बता दिया, अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे दो।
ठीक है। अब इसके क्या कर दो, कुछ एग्जांपल्स दे दो। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम की अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो क्रॉप ग्रोविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम क्रॉप फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, इज कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम, हैंस इट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है, इट इज एग्जेम्प्टेड। दूसरा एग्जांपल दे दो फिर, और कौन सा दे सकते हो, लीज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द एनी पर्सन फॉर द ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द एग्रीकल्चर लैंड। आपने जमीन लीज पर दिया है ताकि वहां से वो कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर सके, अगेन वो भी क्या है आप लोगों का एग्रीकल्चर इनकम है। एनी एग्रीकल्चर लैंड आर गिविंग ऑन रेंटल बेसिस, रेंटल इनकम भी क्या आपकी एग्रीकल्चर लैंड से आ रही है, तो अगेन आपकी वो कैसी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, उसको भी क्या करेंगे एग्जिम। ऐसे 4-5 आप क्या कर दो, एग्जाम्पल्स कोट कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा एग्रीकल्चर इनकम क्या है वो पता चल जाएगा, यानी सामने वाले को भी पता चल जाएगा अच्छा बच्चे ने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में एग्जाम्पल कोट किया है, इसका मतलब उसको समझता है एग्रीकल्चर इनकम क्या है, राइट। तो होप आपको ये वाली बात भी क्या है क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के सामने, ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है थ्योरी बेस्ड ही, आपको आंसर थ्योरी बेस्ड ही देना है। तो अगेन अगर आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो अगेन आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे उसकी भी चर्चा हम लोग एक बार आप लोगों के साथ फिर से कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कंप्यूट द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर अंबादास फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। आपको लीज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द टेनेंट दिया हुआ है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स एग्रीकल्चर लैंड है। अब देखो सीक्वेंस क्या होना चाहिए इसके आंसर का, अगर मैं इसके सीक्वेंस की बात करूं, जैसे आप इसका आंसर लिखने जाओगे तो अब आपका आंसर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने, जैसे क्वेश्चन है कंप्यूट द एग्रीकल्चर इनकम, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है उसको डिफाइन कर दो, जो कि अभी आप लोगों ने जस्ट रिसेंटली सीखा कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आप क्या क्या बातें लिख सकते हो। तो पहले एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करो, करेक्ट, एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करो बिल्कुल इनकम टैक्स के प्रोविजो का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। पहला काम आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आपने आधे पेज के अंदर करीबन क्या डिफाइन कर दिया, एग्रीकल्चर इनकम, और जैसे एग्रीकल्चर इनकम डिराइव किया, अब आप लोगों ने लिखना है इन द फॉलोइंग गिवन केसेस, आप लोगों को जो अलग अलग केसेस दिए गए हैं, इन द फॉलोइंग गिवन केसेस। अब जो आप लोगों को एक 3 केस दिया गया था, तो एक केस को लिखते जाओ। जैसे पहला केस था आपके पास लीज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, अमाउंट कितना था, एग्रीकल्चर ऑपरेशन ऑफ लैंड ₹48,000। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को क्या देना है, इसके ऊपर इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। सो आप लोगों ने लिखना है लीज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स टुवर्ड द एग्रीकल्चर ऑपरेशन ऑफ द लैंड ₹48,000 इज कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चर इनकम, हैंस दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल। हालांकि आपको एग्रीकल्चर इनकम निकालना है, तो दिस इनकम इज कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चर इनकम एंड इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो पहले पॉइंट को आपने पॉइंट आउट कर दिया। अब दूसरे पॉइंट के बारे में भी, जहां पर था सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लैंडलॉर्ड का शेयर बता रहा है, मतलब अगेन यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचा है, तो ये भी आपके कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर। तो फिर से बताओ, दिस इनकम इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम, हैंस इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। और फिर उसके बाद बोलता है तीसरा पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आपको, थर्ड पॉइंट बोलता है पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड रुपीज। सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, हैंस दिस expenses, payment of government tax on agriculture land, this is an expenses which are not considered under the income tax। ये खर्चा है, ये कोई इनकम भी नहीं है, ये खर्चा है। सो आपको क्या बताना था, एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो जब आपने तीनों पॉइंट के साथ जस्टिफिकेशन कर दिया, आपने तीनों पॉइंट को समझा दिया, तो नाउ फिर एक स्टेटमेंट बना देने का
स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, फाइनल आंसर में स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। और फिर स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के अंदर वो जो दोनों पॉइंट आए थे ना, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों पॉइंट लिखने का और अमाउंट में टोटल अमाउंट लिखकर आप क्या निकाल देने का, टोटल एग्रीकल्चर इनकम। क्या निकाल दोगे आप लोग, टोटल एग्रीकल्चर इनकम, राइट। तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पर फॉर्मेट बनाकर निकाल के खत्म कर दोगे, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बो था। न्यूमेरिकल में क्या करना था, सिर्फ दोनों की टोटल मार्क के शो कर देना था। जल्दी से मुझे ये वाले भी क्वेश्चन का जवाब दो। अगर आप लोगों को 4 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो क्या आप लोग कर पाओगे। अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है, अगला सवाल कहता है मिस्टर पी एन इंडियन सिटीजन, क्लियर कर दिया उसने, वो सिटीजन कहाँ का है, इंडिया का, इज लिविंग इन दिल्ली, और कहाँ रहता था, दिल्ली में, कब से, सिंस 1965 से रहता था। लेफ्ट फॉर जापान ऑन 1 जुलाई 2017, और वो जापान के लिए चली गया कि भारत को छोड़ के, कब, 1 जुलाई 2017 को। एंड ही कम बैक ऑन अगस्त 2017, और वो इंडिया वापस आता है कब, 2017 में, ठीक है, सॉरी 7 अगस्त 2021 में। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 2022-23, तो अब इसका आंसर कैसे देंगे। अगेन ये कॉम्बो है, कॉम्बो किसका, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बो है। तो कैसे आंसर देना इसका, जरा समझो बात को, ठीक है, जरा समझो बात को, जरा समझो आंसर को लिखेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन इंडिविजुअल व्यक्ति का है और क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो सबसे पहला काम आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आप लोगों ने डिफाइन कर देना है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, as per section 6 subsection 1, the following condition, the following basic condition, the following basic condition to be satisfied, to be satisfied by an individual, by an individual for become a resident, become a रेसिडेंट बनने के लिए ये जो बेसिक कंडीशन है ये पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर फिर दोनों कंडीशन लिख दो, राइट। कौन सी दोनों कंडीशन, 182 दिन वाली और 60 दिन, और फिर लास्ट 4 साल में 365 दिन वाली कंडीशन। होप आपको ये कंडीशन सबको दिमाग में सेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये पहले कंडीशन लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर फिर लिख देने का इफ एनी ऑफ द कंडीशन, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन are satisfied, condition are satisfied, then if any one of the above condition are satisfied, then Mr. P become a resident of India, ठीक है। तो अभी तो हमने कंडीशन से बताया कि ये पूरी होनी चाहिए। फिर सेम एंड ऑल्सो चेक वेदर he become ordinary resident or resident but not ordinary resident। so फिर यहाँ पर लिखना है as per section 6 subsection 6, ठीक है। और फिर यहाँ पर एडिशनल कंडीशन मेंशन कर देने का। क्या है एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन है 2/10, और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है 730/7, राइट। 730 days in the last 7 year, 2 time resident out of last 10 year, राइट। तो पहले ये बेसिक कंडीशन लिख दो, इसी में आपका 1.5 पेज चली गया। अब जैसे आपने पूरी कंडीशन बताया, फिर यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा, इफ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड बाय मिस्टर पी देन इट बिकम अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड इफ नॉट सेटिस्फाइड अदर ऑफ द कंडीशन देन ही बिकम रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट, राइट। और उसके बाद फिर आप लोगों ने अब लिख देना है नंबर ऑफ कैलकुलेशन फॉर, ऐसा लिख देने का हेडिंग, कैलकुलेशन फॉर मिस्टर पी ब्रैकेट में बिकम
बिकम रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने कैलकुलेशन पार्ट शुरू कर देना। और कैलकुलेशन पार्ट कैसे शो करोगे आप लोग, तो सबसे पहले आप लोगों को रेलेवेंट प्रीवियस ईयर देखना है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या था आपका, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। सबसे पहली बात ये आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। तो आपको देखना है इस 12 महीने के अंदर इंडिया में कितने दिन रहता है। तो फिर आपने लिखना है स्टे इन इंडिया। स्टे इन इंडिया कितने दिन इन 12 महीने के अंदर स्टे करता है, तो वो इंडिया किस दिन आता है, 7 अगस्त 2021 से इंडिया में रहता है। कब से, 7th ऑफ अगस्त 2021 से लेकर फिर उसके बाद और कभी वापस गया क्या, नहीं। तो हम लोगों को देखना है यहाँ से लेकर, यानी कि अगस्त के कितने दिन इंडिया में रहा वो। अगस्त महीने की बात करूँ तो 31 तारीख का अगस्त का महीना होता है, कितने का, 31 का। उसमें से 6 तारीख को हटा दो, क्योंकि 7 तारीख को तो इंडिया में आ गया ना, यानी शुरुआत के 6 दिन नहीं था, हटा दो। तो कितने दिन होते हैं, 25 डेज। अगस्त महीने में कितने दिन रहा, 25 डेज। फिर अगस्त के बाद अगला सितंबर महीने का कैलकुलेशन देखो, सितंबर 2021 पूरे इंडिया में था क्या, 30 दिन, यस सर पूरे इंडिया में था। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर करो, अक्टूबर 2021 अगेन पूरे 31 दिन। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर 2021 अगेन पूरे 30 दिन। तो इस तरीके से मार्च तक करना। फिर उसके बाद दिसंबर 2021 पूरे 31 दिन। फिर उसके बाद मैं तो साइड में लिख रहा हूँ उसके आगे का, दिसंबर के बाद जनवरी 2022 पूरे 31 दिन, पूरे 31 डेज। फिर उसके बाद फरवरी, तो उसमें 28 डेज, ये 31 डेज आया था, राइट। थर्टी 31 डेज के बाद हम लोगों ने फरवरी की बात किया, फरवरी 2022 में कितने दिन, 28 डेज। और मार्च की अगर बात करूं, मार्च 2022 तो 31 डेज, राइट। तो अगर मैं टोटल मारता हूँ 25 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 31 दिन, 28 दिन एंड 31 दिन, 237 डेज, 237 डेज। तो फिर यहाँ पर आपको लिखना मिस्टर पी सेटिस्फाइड, मिस्टर पी सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन, Mr. P satisfied the basic condition under section 6 subsection 1, he become the resident of India। चलिए, सो हम लोगों ने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर कंडीशन सेटिस्फाइड की, इतना बताना है। एंड उसके अलावा ये रेसिडेंट बने या नहीं बने, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है, तो ये बताना है। तो देखो ये फर्स्ट टाइम ही भारत के बाहर गए थे, कब, 2017 में। उसके पहले तो 2016, 2000 लाइक आपका 16 के पहले और क्या आता है 15, 14, 12, ये 3-4 साल तो इंडिया में ही थे और लगातार थे। तो उन्होंने वो जो 2 साल वाली कंडीशन है और वो भी पूरी की होंगी। तो नाउ अब उसके लिए कैसा आंसर देंगे, ठीक है, अब उसके लिए कैसा आंसर देंगे जरा उस बात पर भी गौर कर लो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को आंसर कैसे देना है, अब आप लोगों ने चेक लिखना है यहाँ पर, चेक द कंडीशन, चेक द कंडीशन वेदर मिस्टर पी बिकम, चेक द कंडीशन की जगह चेक द एडिशनल कंडीशन, चेक द एडिशनल कंडीशन वेदर मिस्टर पी बिकम रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और आपने कंडीशन तो पहले ही बता दिया था, मेंशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। और यहाँ पर आपने चेक करना है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है आपका, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर था 2021-22, राइट। अगर मैं बात करूँ रेलेवेंट प्रीवियस से 10 साल पहले की, तो यहाँ पर 10 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ, जैसे रिवर्स सीक्वेंस में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए 2020-21, 19-20, 18-19, उसके अलावा 17-18, 16-17, कितने साल हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ये आप लोगों ने लाइन से लिखना, 1 by 1 नीचे लिखना है। चलो एक काम करो, मैं भी लिख ही देता हूँ, नहीं तो बाद में और बच्चे बोलेंगे कि सर आपने बगल में लिखा, हम भी बगल में लिख सकते हैं क्या। चलो मैं नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पर,
छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 साल तक हमको देखना था। मतलब कि 15, 14, 13, 12, 11, यहाँ की अगर बात करूँ तो 16, 15, 14, 13, 12, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम अगस्त में गया था क्या, ठीक है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो उसने सेटिस्फाइड किया है, मतलब कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट बना है, लेकिन हमको इस साल को नहीं, इसके पुराने 10 साल को देखना है। तो ये फुल टाइम इंडिया में रहता था, ठीक है, फुल टाइम रेसिडेंट या फुल टाइम लिव इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या बन गया था, बिकम रेसिडेंट। यहाँ पर भी सेम बात लिखना है आपने, फुल टाइम लिव इन इंडिया, रेसिडेंट बन गया। यहाँ पर भी रेसिडेंट बन गया, यहाँ पर भी रेसिडेंट बन गया, यहाँ पर भी रेसिडेंट बन गया, ठीक है। भले ही वो 19-20 में इंडिया में नहीं था तो यहाँ नॉन रेसिडेंट बना रहा हूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंडिया में नहीं था तो नॉन रेसिडेंट बना होगा। उसके अलावा 17-18 में भी इंडिया में नहीं था तो यहाँ पर भी नॉन रेसिडेंट रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगस्त में चली गया था ना, मतलब अप्रैल मई जून, ओके, अप्रैल मई मतलब 2 महीने तो था, सॉरी। यहाँ पर भी क्या बन गया होगा, रेसिडेंट बन गया होगा। सर कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो रेसिडेंट बना होगा? 7 अगस्त 2000 को गया था वो। 7 अगस्त कब गया था वो इंडिया से बाहर? 1 मिनट मैं यहाँ डेट चेक कर लेता हूँ। सॉरी 1 जुलाई को गया था, मतलब अप्रैल में इंडिया में था, मई में इंडिया में था, जून में था, मतलब 3 महीने था, मतलब 60 दिन के ऊपर तो था। और पिछले उसके पहले तो पूरा इंडिया में रहता था, तो 4 साल में 365 दिन भी था, यानी वो वाले साल में भी रेसिडेंट बना था, राइट। और उसके पहले से तो रेसिडेंट था ही था। तो यहाँ पर आप लोगों की पिछले 10 साल में 2 बार वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है क्या? सो आंसर इज यस, आंसर इज यस। पिछले 10 साल में ये कितने बार वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है? 2 बार की कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पिछले 7 सालों में, मतलब यहाँ तक क्या आपने देखना है, तो ये पिछले 7 सालों में क्या इसने 730 दिन के ऊपर रहा? यहाँ तो पूरा टाइम रहा, यस। सो आप लोगों ने लिखना मिस्टर पी सेटिस्फाइड बोथ द एडिशन या एडिशनल कंडीशन, हैंस इट बिकम या ही बिकम ROR, डन। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना फाइनल आंसर बता देना कि मिस्टर PROR है। तो इस तरीके से आपने इस सवाल का क्या करना चाहिए था? जवाब देना चाहिए था। अगले सवाल की बात करेंगे और अगला सवाल आप लोगों के सामने आया है सिमिलरली जो अभी हमने मिस्टर P का डिस्कस किया था, उसी तरीके से उसी पैटर्न में आंसर देना है आपको। मिस्टर चिरायू, ठीक है, जो कि पैदा तो कहाँ हुआ है? ढाका में। पैदा तो कहाँ हुआ है? ढाका बोले तो बांग्लादेश में। कब पैदा हुआ है? 1949, मतलब इंडिपेंडेंट के बाद, ठीक है। ये नॉन रेसिडेंट, अपना क्या बोलते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये बांग्लादेश का सिटीजन है। फिर आगे बोलता है ही हैज़ बीन स्टेइंग इन कनाडा, और एक कनाडा में चली गया 1978 से, ठीक है, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं। ही बिकम टू द विजिट इंडिया, हाँ यहाँ से बात काम किया ही ना। क्या बोलता है? विजिट इन इंडिया कब? 13 अक्टूबर 2021 को, और फिर वापस चली गया। तो डिटरमाइन करो इस रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पहले तो पूरा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, बेसिक कंडीशन, एडिशन कंडीशन, पहले इस बात को बता दो, क्योंकि चिरायू इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के दोनों कंडीशन बता दिए। और नाउ अब चेक करोगे आप लोग वो डेज। तो कैसे डेज चेक करोगे? तो आप लोगों को देखना है स्टे इन इंडिया इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो आपके लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या था? वो था आपका 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, राइट। और इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में कब रहा वो? 13 अक्टूबर मंथ की बात करूँ तो 13 अक्टूबर 2021 को भारत आता है, मतलब 31 तारीख का महीना होता है, उसमें से शुरुआत के 12 दिन हटा दो, मतलब अक्टूबर के 19 दिन, अक्टूबर के बाद नवंबर महीने के 30 दिन, दिसंबर महीने के 31 दिन, जनवरी मंथ के 31 दिन, फरवरी मंथ के 30 दिन, और मार्च महीने के 29 डेज, क्योंकि 29 को चली गया फिर। तो कुल मिलाकर कितने दिन रहता है इस प्रीवियस ईयर में? तो ये रहता है आप लोगों का 31, 30 एंड 29, 170 डेज, ठीक है, 170 डेज स्टे इन इंडिया। ही नॉट सेटिस्फाइड द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, बट जो सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन थी 60 डेज वाली, वो सेटिस्फाइड हो। अब हमने देखना है
क्या ये पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिन रहा? तो ये भारत में आया ही कब है विजिट करने के लिए? पहली बार तो आया है, उसके पहले तो सिंस कहाँ रहता था? कनाडा। तो अगेन आप बोलोगे मिस्टर चिरायू नॉट सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन मेंशन अंडर 6 सबसेक्शन 1 हैंस ही बिकम नॉन रेसिडेंट। वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। और जहां नॉन रेसिडेंट बन गया वहां कहानी वहीं खत्म, आपको एडिशनल कंडीशन के बारे में सोचना भी नहीं है, तो चेक भी नहीं करना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट बोल के चिरायु को क्या कर देना है? खत्म कर देने का है। चलिए, होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ हमने गलती से एक मिस्टेक कर दिया है। गलती से मिस्टेक ये हो गई कि हमने फरवरी में 28 दिन लेना था, हमने 30 ले लिया। 2 दिन और कम होंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल आप लोगों के पास अगेन किस चीज से रिलेटेड है? देखो, ड्यूरिंग द ईयर सवाल आया है, ठीक है। हालांकि ऐसा सवाल पूछने का चांस बहुत कम है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में पूछा है ऐसा सवाल, तो 4 मार्क में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है अगर ऐसा क्वेश्चन, तो कैसे करोगे? सो आप लोगों को बताना है कि प्रीवियस ईयर में जो फॉरेन सिटीजन है स्टे इन इंडिया जस्ट फॉर 69 डेज, तो बोलता है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहता है? 69 डेज, मतलब 60 दिन के ऊपर रहता है, बट 182 से कम रहता है। तो आपने अब देखना है पिछले 4 साल में क्या 365 दिन रहा है, वो चेक करना है। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब इसका आंसर लिखेंगे मिस्टर किसका है? एक्स का, तो पहले वो थ्योरी वाली बातें लिखाना है। जब भी रेसिडेंट का इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद आप स्टे इन इंडिया वाली कंडीशन को चेक करो और वेरीफाई करो इस कंडीशन को। तो ये जो मिस्टर एक्स है, अगर मैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की बात करूं तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपका 2021-22 है और 21-22 में 69 डेज ये स्टे इन इंडिया में है। तो अभी हमें प्रीवियस लास्ट 4 ईयर चेक करना है। हमने क्या चेक करना है? लास्ट 4 ईयर चेक करना है। और लास्ट 4 ईयर बोले तो 2020-21, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18। तो चेक करना है इन ड्यूरेशन में इंडिया में कितने कितने दिन रहा है। जैसे ड्यूरिंग द 2018-19, मतलब इसकी बात हो रही है 2018-19 में, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 366 डेज, मतलब पूरे साल भर इंडिया में ही रहकर गया इस दिन। फिर बोलता है ड्यूरिंग द 2015-16 एंड 14-15, ठीक है, तो यानी और पुरानी बात कर रहा है। तो पहले तो ये डिसाइड करो क्या इसने वो पिछले 4 साल में 365 दिन वाली कंडीशन पूरी किया? यस। तो आप क्या बोलोगे? यस, मिस्टर एक्स सेटिस्फाइड, मिस्टर एक्स सेटिस्फाइड सेकेंड बेसिक कंडीशन, सेकेंड बेसिक कंडीशन। और सेकेंड बेसिक कंडीशन कौन सी थी आपकी? कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन होना चाहिए और पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिन कम से कम होना चाहिए। तो इसने सेकेंड बेसिक कंडीशन को पूरी कर दिया। तो ये क्या बन गया? मिस्टर एक्स बिकम अ रेसिडेंट। नाउ अब क्या चेक करेंगे? वो एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे और देखेंगे कि मिस्टर जो एक्स है क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है या नॉट ऑर्डिनरी। तो नाउ अब हम लोग क्या चेक करेंगे उसका? वेदर मिस्टर एक्स बिकम रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हमने ये 2 बातें चेक करनी है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन रहा है या, तो इसके लिए आप मेंशन करोगे एज पर द सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 एडिशनल कंडीशन। और चलो अब एडिशनल कंडीशन में इधर बगल में बता रहा हूँ कैसे चेक करेंगे। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपको पता है, और क्योंकि ये रेसिडेंट बन चुका है तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 था। यहाँ से 10 साल पीछे जाना है आपने। यहाँ से कितने साल पीछे जाना है? 10 साल पीछे जाना है, 8वां 9वां और 10वां। तो मैं अगर बात करूँ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की, तो यहाँ पर आप लोगों को 2020-21, 2020-21, सो 2020-21 में हम आ गए। 2020-21 के बाद आपका इधर 19 में पहले यहाँ लिख लेता हूँ, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, यहाँ भी लिख लेता हूँ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। तो ये मेरे लास्ट 10 ईयर हो गया, जिसमें से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2017-18 में ये 366 डेज स्टे इन इंडिया है। ठीक है, स्टे इन इंडिया है।
उसके अलावा अगर बात किया जाए तो 2015-16 में भी कुछ बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है 2015-16 को लेकर, 2015-16 और 14-15 में 359 डेज और 358 डेज रहता है। कब कब? 2015-16 में 359 डेज और 2014-15 में 348 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या बोलता है, सॉरी क्या बोलता है, ड्यूरिंग द 2015-16 और 14 एक्स वॉज इन जापान, सॉरी इस ड्यूरेशन में जापान में था, इंडिया में नहीं में था। कहाँ था इस ड्यूरेशन में? ये जापान में। एंड 348 डेज कहाँ था? ये जापान में था उतने दिन, ठीक है। और बोलता है रिस्पेक्टिवली एंड फॉर द बैलेंस पीरियड इन इंडिया, और बैलेंस पीरियड में वो इंडिया में रहता है, ठीक है। बैलेंस पीरियड में कहाँ रहता है? वो इंडिया में रहता है, ठीक है। सो अब बाकी जो बैलेंस पीरियड जो बच गया है वो कौन सा बच गया? उन्होंने ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन तो बता दिया, तो इस दिन वो कहाँ रहता होगा? मतलब 359 दिन अगर बाहर रहा, इसका मतलब बैलेंस कितने दिन बच गए? तो बैलेंस बचते आपके 6-7 दिन, और यहाँ 348 डेज रह गया, तो 366 में से अगर हटा दूँ 348 तो लगभग 18 दिन, ठीक है। इतने दिन इंडिया में रहता है, बाकी दिन जापान में रहता है। लेकिन इसके अलावा जो बचे हुए दिन हैं, लाइक 17-18 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, 16-17 के बारे में जानकारी नहीं है, 13-14 के बारे में जानकारी नहीं है, 12-13 के बारे में जानकारी नहीं है, 11। तो क्या मानूं? इंडिया में रहता है मानूं क्या? सो आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज मिस्टर जो भी नाम है एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन, वो फॉरेन सिटीजन है। तो अगर कुछ जानकारी नहीं है तो हम क्या मानेंगे? ये बाकी दिनों में भी वो अपने कंट्री में रहता होगा, अपनी मतलब जो उसकी लाइक होम रेसिडेंट कंट्री है वो वहाँ रहता होगा। यानी कि पिछले 10 सालों में हमने चेक करना होता है 2 बार रेसिडेंट बनना चाहिए, तो हमें सिर्फ 1 बार रेसिडेंट बनता नज़र आ रहा है, वो भी कौन से ईयर में? 18-19 में, ठीक है। कौन से ईयर में रेसिडेंट बनता नज़र आ रहा है? 2018-19 में रेसिडेंट बनता नज़र आ रहा है। बाकी सब में वो क्या बना है? नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। तो आप क्या बनोगे? मिस्टर एक्स नॉट सेटिस्फाइड एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, हैंस मिस्टर एक्स not become ordinary resident, he become resident but not ordinary resident, right? तो ये बात आप लोगों ने क्या करनी है? मेंशन करनी है, करेक्ट। ये बात आपने क्या करनी है? मेंशन करनी है। डन। चलिए, सो ये पूरी की पूरी अभी तक हम लोग ने जो डिटेल डिस्कशंस किया या इन समरी फॉर्म में डिस्कशन किया, ये था आपका सारा का सारा यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर इनकम, उसके अलावा कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक्स को गो थ्रू किया। मैक्सिमम इस यूनिट से आप लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स आने वाले हैं, उसकी आप लोगों ने प्रिपरेशन करना है, राइट। तो यहाँ पर मेरे एंड से यूनिट नंबर 1 क्या होता है? एंड होता है। होप आप लोग यूनिट नंबर 1 के अंदर 20 मार्क पूरी तरीके से क्या करके आओगे? सिक्योर करके आओगे। और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी यूनिट से मार्क लूज करते हैं, और आपको इसी यूनिट से मार्क्स गेन करना है अगर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोगों को अच्छी स्कोरिंग करना है तो। सो ये आप लोगों का एक कंप्लीट यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड क्या था, एक टॉपिक था जो आप लोग क्या कर सकते हो? गो थ्रू कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। तो इस सेशन को हम यहीं करते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे आप लोगों के इनकम फ्रॉम सैलरी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।